नमस्कार, आप देख रहे हैं भृगु न्यूज़ लाइव। आज हम पहुंचे हैं जिला ऊना के द्योली गांव में। लगातार जब हम मार्केट में घूमते हैं तो हम कुछ ऐसी शख्सियतों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जिन्होंने अपने गांव का नाम या जिले का नाम रोशन किया है। तो फिलहाल हम द्योली गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ है अनु द्योली वाले। इनके 4-5 जो ट्रैक अभी तक जो मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें से इनका जो ऊना नंबर 1 गाना है वो काफ़ी फेमस हुआ है। तो इनसे बात करते हैं, एक तो इनके गांव को लेकर, प्लस इनका जो स्टूडियो है यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग भी करते हैं साउंड की। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं कि इनका पैशन कैसे बना और कैसे इस लाइन में है। अनु जी, पहले तो हमारी दर्शकों को अपने बारे में बताएं। सबसे पहले भृगु न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने आज से 2 साल पहले भी मेरे हुनर को पहचाना था और हरप्रीत भाई एक बार पहले भी मेरा इंटरव्यू ले गए हैं, तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बाकी आपने स्टूडियो देख लिया है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने गांव के नाम को ऊंचा लेके जाऊँ। अनु जी, बेसिकली मुझे आपका शायद नाम भारद्वाज, आपका कुछ अविनाश भारद्वाज आपका नाम है शायद, अश्विनी भारद्वाज। तो ये अनु द्योली वाला नाम कैसे रखा, कि क्यों है इसका उत्पत्ति हुई? एक तो सबसे पहले जिसके सारे मरीद हैं, मैं भी उनका मरीद हूँ, सिद्धू मूसेवाला जी, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन म्यूज़िक इंडस्ट्री में ला दिया था। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, इसलिए मैंने जो अपने गांव का नाम लगाया। दूसरा, मैं अपने गांव से प्यार बहुत करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब आप कभी गूगल करें, वैसे तो अभी गूगल करते हैं तो द्योली नाम आना शुरू हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके और हाईलाइट हो कि मेरे नाम से ये गांव जाना जाए। तो अनु जी, देखा जाए तो आपके ट्रैक भी 3-4 आ चुके हैं, जिसमें से ऊना नंबर 1 आपका ट्रैक भी है, वो काफ़ी फेमस भी हुआ है। एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि लगातार जब मैं सिंगरों के पास ऊना में जाता हूँ या जिनसे बात करता हूँ, उनमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि वो जो स्तर के ऊपर नहीं उठ पाते। चाहे पंजाब की बात कर लो, चाहे हिमाचल की बात कर लो। हम जिस एरिया पे बैठे हैं, ये बॉर्डर का एरिया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? एक तो सबसे पहले फाइनेंस का बहुत इशू है। हम बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो अगर हम में टैलेंट है तो हमें अपने लोग सपोर्ट नहीं करते। दूसरा, लैंग्वेज डिफरेंस बहुत है। हम ज़्यादातर पंजाबी टच गाते हैं। एक तो शुरू से बहुत सारे कॉमेडियन भी ऊपर के ये बोलते हैं कि हिमाचल ऊना जो है हिमाचल का हिस्सा नहीं है। मैंने इस हिमाचल ऊना नंबर 1 में यही बताने की कोशिश की है कि ऊना जो है इसने हिमाचल की इकनॉमी संभाल के रखी है। इतना हमारा ऊना का रुतबा है और हम गर्व से कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं। तो ये सारे चक्कर इसी कारण जो यहाँ के लोग उठ नहीं पाते। सबसे पहले हमें सपोर्ट चाहिए। अब आप कहाँ से ढूंढ के मुझे आए हैं कि यहाँ पे इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं, कभी आज तक मेरा इंटरव्यू देखा? मेरे इतने गाने निकाले, क्योंकि बहुत फाइनेंस लगता है, पैसा लगता है, तो जाके एक गाना रिलीज़ होता है। वो गाना कैसे चलेगा? गाना चलेगा वो आप लोगों के आसरे, आप उसे, क्योंकि डिजिटल मीडिया अब सारा लाइक शेयर कमेंट पे है। तो जब कोई कमेंट लाइक शेयर करेगा नहीं, मेरे अपने कई सारे दोस्त हैं, वो नहीं इस चीज़ को ध्यान देते कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, उसकी तरक्की इसी से होगी। वो कहते हैं हाँ जी गाना आ गया, बहुत अच्छा, बस तालियां बजाई चलो। क्या आपको लगता है कि लोगों की जेलसी ज़्यादा है यहाँ पे? इस साइड में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी अपनी कोशिश ये रहती, मुझे तो किसी से जेलसी नहीं। कोई, मैंने बहुत बार अनाउंस किया है कि कोई गाना गाना चाहता है मेरे पास आओ, मैं उसको गाइडेंस दूंगा। और जहाँ पे एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी नहीं है, तो मैं जहाँ ले जाके, अगर है भी हैं तो वो सारे बहुत सारे काम करके राजी नहीं है। जो 3 इक्का दुक्का स्टूडियो हैं भी, लेकिन वो काम के प्रति सीरियस नहीं है। ये बहुत, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है या म्यूज़िक बनाना, ये बहुत सीरियसनेस का काम है, गंभीरता से लेना चाहिए इसे, क्योंकि किसी का करियर जुड़ा है इससे। तो यहाँ गंभीर कोई नहीं है। अब मैं कितनी को कोशिश करूँ, एक अकेला बंदे के बस की बात नहीं, ये तो टीम चाहिए बहुत बड़ी। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि ऊना में लगातार मैंने कुछ ऐसे सिंगर देखे हैं जिनके जो पंजाबी गाने निकले वो काफ़ी हिट भी गए हैं, मगर उनको लाइव परफॉर्मेंस नहीं आती। क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर कि वो जो पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो शौक के तौर पे करते हैं? उसमें से ऊना के भी कुछ सिंगर हैं, मुबारकपुर के भी सिंगर हैं, उसके अलावा हरुली का भी नाम मैंने सुना है। क्या कहेंगे ऐसा? लाइव परफॉर्मेंस के लिए एक्चुअली गाना सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को कितना टाइम हो गया, मैं लाइव परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाया आज तक, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है। जो मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे गाना नहीं आता। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के जो मेले या प्रशासन की भी है, उन्होंने कभी हम लोगों को सीरियस लिया भी नहीं है। हमारे जो सिंगर लोकल बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे पास जो जागरण करते हैं, जिसने लाइव जागरण कर दिया उसको लाइव अखाड़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उनको उस तरफ लेके ही नहीं जाना चाहते।
बस हम उनको चाहते हैं कि 5-10 हज़ार, अब मेले होते हैं किसी को 2100, किसी को 4100, जो बाहर से आते हैं वो 10 लाख 12 लाख। हमारे टॉप के सिंगर करनैल राणा जी की कीमत 50,000 रुपये डाली हुई है। मुझे इसके ऊपर एक बात याद आ रही है, मैंने जब से रिसर्च की थी म्यूजिक लाइन के ऊपर, मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं काम करते रहता हूँ। हिमाचल में अभी तक जो सिंगर हैं उनमें से मुझे ये लगता है कि रघुवंशी ही एक ऐसा सिंगर है जो बूस्ट करके गया। एक मुझे बात याद आ रही है, किसी ने उनको बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख लूँगा, मैं तो आऊँगा, नहीं तो मैं आऊँगा नहीं। ठीक है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, उनको पता कि मेरे में क्या आर्ट है और मैं कहाँ जा सकता हूँ। बाकी भोले बाबा की उन पर बहुत कृपा। हमारे में 3-4 सिंगर जिनको मैं जानता हूँ, इंडियन आइडल फेम ममता भारद्वाज, गीता भारद्वाज, नाटी किंग भी सही चल रहे हैं हमारे हिमाचल के। हाँ जी, क्या कमाल के सिंगर हैं जी। उस लेवल पे जी नहीं उठ पाए फिर भी। इसकी मैं मुझे एक बात याद आ रही, इसकी लैंग्वेज का फर्क मुझे लगता है, क्योंकि मैंने 2-3 बार इनके लाइव शो देखे, मुझे आधी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं भी हिमाचल का ही हूँ मगर मेरे समझ नहीं आ रही। एक्चुअली क्या है कि हर एक को अपनी जो क्या बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा पे गर्व है। जो सारे मंडियाली गाते हैं, जो वो सोचते हैं कि मैं मंडियाली गाऊँ, उसकी रोजी रोटी उससे चल रही है। मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं सोचता हूँ मैं जो गाना बना उन्ना नंबर जो गाना बनाया मैंने, वो बेसिक भाषा जहाँ की रखी है, क्योंकि मेरी ऑडियंस यहाँ पे है। मेरे को जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना हो, ऐसा नहीं है, मैं बहुत गाने लिख लेता हूँ। उसका आपको एग्जांपल पता ही है, आपने जब भी कभी मुझसे कोई कोशिश करवाई है तो मैंने वो बहुत जल्दी पूरी कर दी है। तो ये कमी ये हम लोगों में भी है कि हम अपने क्षेत्रीय उससे निकल नहीं पाते। हमें इंटरनेशनल ये ऐसा नहीं है, ये सारे बंदे बाहर गाते हैं, चंडीगढ़ में शो लगते हैं, गुजरात में लगते हैं, तो ये सारे हमारे हिमाचली सिंगर करनैल राणा साहब दुबई जाके शो लगा के आते हैं, तो सुनते हैं लोग। ये हिंदी टच भी गा लेते हैं। करनैल राणा साहब की खासियत ये है कि वो कांगड़ा के हैं, कांगड़ी भाषा है जो वो हमें भी आती है, वो पूरे हिमाचल को आती है। सिर्फ मंडियाली या शिमला में तो हिंदी टच ऐसा चलता है, हिंदी और उनकी अपनी भाषा। तो हम बेसिक अपनी क्षेत्रीय भाषा में उलझे हैं, इसलिए हम ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे। मेरा अगला सवाल, लगातार देखा जाए आपका जो मुझे आपने अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी कि पिछली बार भी शायद मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आप फिल्म लाइन में गए, आपने वहाँ पे प्रोडक्शन भी की है शायद, वो दौर आपने पहले भी मुझे बताया था। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आज का समय और उस समय में कितना डिफरेंस है? मैं यहाँ से गया था 2005-6 में, पंजाबी सिनेमा एकदम डूब चुका था। साल की एक फिल्म आती थी, एक इकबाल सिंह ढिल्लों प्रोडक्शन के अंडर आती थी, वो पाकिस्तान से कोई सब्जेक्ट उठाते थे तो पंजाबी में वो फिल्म बना देते थे। बीनू ढिल्लों, करमजीत अनमोल, इनका बिल्कुल दौर आया ही था अभी, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे रोल कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया है, मैंने आर्ट डायरेक्शन का काम किया है, मैं प्रोडक्शन का भी साथ देता था, क्योंकि हम इकबाल सिंह ढिल्लों जी की टीम में थे, वो हमें कहीं भी चला लेते थे। तो वो दौर था, साल में एक फिल्म बनती थी और उसकी जो दिन का 1000 रुपया उसकी मेरी जो कीमत थी, तो वो 25 दिन का शूट किया, फिर साल भर फ्री। और मेरी ऐसी माड़ी किस्मत है कि मैंने जैसे ही उसको छोड़ा, पंजाबी इंडस्ट्री कहीं बूस्ट की। आज मेरे साथ के बीनू ढिल्लों और करमजीत अनमोल कहाँ के कहाँ पहुँच गए, और मैं देव खरोड़, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। ग्रोइंग थे, ये कॉमेडी शो कर रहे थे, पर आज क्या टॉप के एक्टर, सबके पास प्रोडक्शन हाउस है। तो क्या आने वाले समय में लगता है कि दोबारा इस लाइन में आप कूदेंगे? नहीं, जब ये एक दौर होता है, एक जोश होता है, अब फैमिली सेटल है, मेरी जॉब लगी हुई है और मैंने अपने शौक के लिए स्टूडियो बनाया, इससे थोड़ी बहुत जो भी आगे कोई, देखिए आप जब आप एक काम के पीछे लगे रहते हैं, आप उसको छोड़ते नहीं ना, तो एक दिन आपको वो काम जरूर सक्सेस होता है। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं मुझे इस काम से कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हो जाएगी। फेसबुक पैसा देता है, इंस्टाग्राम पैसा देता है, धीरे धीरे मेरी पब्लिसिटी बढ़ रही है। मेरे उन्ना नंबर गाने को 4000 शेयर हैं, 4-5-10 हज़ार से 2 लाख व्यू हैं, तो अच्छा उसकी परफॉर्मेंस है। ऐसे अब जो भी गाना डालता हूँ लोग उसको सीरियसली सुनते हैं। मैंने उन्ना नंबर 1 में एक एक चीज़ ब्रीफ किया, हमारे धार्मिक स्थल हमारे, अब मैंने उन्ना नंबर 1 2 भी बना लिया है, उसमें मैंने बहुत सारे खाने वाली जगह जहाँ भोलेनाथ के कुछ, क्योंकि लोगों ने नीचे बहुत कमेंट किए थे, आपने ये मंदिर छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया। तो अब एक गाने की लिमिटेशन होती है, आप तो मीडिया में आपको पता है कि गाने की लिमिटेशन होती है कि कहाँ तक लिखा जाता है।
तो 3-4 मिनट से ऊपर कोई सुनता नहीं, तो मैं उसको वॉल्यूम वाइज बनाता जाऊँगा, क्योंकि उन्ना नंबर 1 है वो बन ही रहेगा। उन्ना नंबर वैसे भी बन नहीं है और रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि हमारी जन्मभूमि है ये। मेरा अगला सवाल, आजकल के सिंगरों के जो हालात हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप पुराने टाइम में इस फील्ड से जुड़े हैं, जो आजकल न्यू सिंगर आ चुके हैं। एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मेरे आसपास बहुत ऐसे आए जिन्होंने टी सीरीज़ के बैनर तले गाना निकाल दिया। और कीमत टी सीरीज़ की आपको पता है कि आसमान छूती है, बंदा एक बार तो बर्बाद ही हो जाता है। अगर आपने इतना पैसा लगा दिया उसके बाद आप उस पर काम नहीं कर रहे ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा अपने यूट्यूब चैनल पे डालें। ये सबसे ज़्यादा हमारे नए सिंगरों में ये प्रॉब्लम है कि वो आते हैं बड़े ज़ोर शोर से, एक आधा गाना लिखवाया, उसका म्यूज़िक कराया, मोटे से पैसे लगाए, एडवर्टाइजमेंट कराई, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या मतलब, उसके बाद हम जो काम कर रहे हैं उसका करियर बूस्ट होना चाहिए। हर एक की इनकम जनरेट, हर सवाल जो जाता है वो जाता है पैसे पे, क्योंकि हम जो चलते हैं दुनिया में वो सब पैसे के दम पे चलते हैं। आप इंटरव्यू लेने आए हैं, आपको भी कहीं ना कहीं से इससे इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो जो यूथ है वो सोचते हैं अपने बापुओं के पैसे पर ऐश उड़ाई दिए पैसे बस। मुझे अगला सवाल मेरे दिमाग में एक और आया है। लगातार मैं जब म्यूज़िक लाइन में गया तो मुझे कुछ वहाँ पे चीज़ें मिली जिसके बारे में मैं जनता को बताऊंगा। मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो इसमें मुझे लगता है कि 5 तरह के राइट्स होते हैं। पहला लिरिक्स राइट्स, दूसरा म्यूज़िक के राइट्स, तीसरे वीडियो के राइट्स, चौथे एडवर्टाइजमेंट के राइट्स, 5वें जो होते हैं ऑनर राइट्स, जिसमें फर्स्ट पार्टी शायद कंपनी होती है, सेकंड पार्टी सिंगर रहता है। मगर जो आजकल के सिंगर है ये अपना जब गाना कहीं पे भी डालते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी डाल दिया या अदर पे डाल दिया, मगर जो उसके राइट्स है वो कहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि आप इस लाइन में पुराने हैं। जो गाना मैंने जनरेट किया मैंने सब राइट ले लिए। मैंने एक जो म्यूज़िक बनाता है उसने हर लूप जो वो ख़रीदा हुआ है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का लूप ख़रीदा है, ढोलक ये वो, सॉफ्टवेयर में गाना बन जाता है वो भी ख़रीदा हुआ है। जब मैंने उससे गाना बनवा लिया, उसकी कीमत दे दी, वो राइट मेरे हो गए। मैं यूट्यूब पे इंडिपेंडेंट डालता हूँ, उसके सारे राइट मेरे हैं। ऐसे ही जो गाना लिखता है, जब मैंने आपसे गाना ख़रीद लिया तो वो राइट मेरे हो गए। जब हम किसी बैनर तले काम करते हैं किसी बड़ी कंपनी के, तो वो गाना ख़रीद के देते हैं, वो म्यूज़िक ख़रीद के देते हैं। मेरा काम गाने का है, मैं गा के वो डिस्ट्रीब्यूशन भी वही कंपनी लेती है जिम्मेवारी। तो वो राइट एक क्या कहते हैं उसको, पैसे के तौर पे, परसेंटेज के तौर पे वो बंटी हुई है कि मेरा इतना, मेरा इतना। नए जो सिंगर अब जैसे ही मार्केट में आते हैं तो बहुत सारे, अपने पंजाब में बहुत रोले सुने होने हैं जिहदे च सिंगर और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्प्यूट है, वो एग्रीमेंट हुए हैं। तो वो उसमें जब फंस जाते हैं तो वो रेशो कभी 60-40, कभी 80-20, मतलब ज़्यादा पार्ट जो है वो कंपनी का, और सिंगर जो है वो उनके लिए जब तक एग्रीमेंट नहीं ख़त्म होता तो दिन में 20 शो भी लगवाएं तो ज़्यादा पार्ट उसका। इसलिए बहुत लोग अब इस चीज़ से टलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी भी इन्होंने बनाई है, उनको कोई नहीं जानता था। तो जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने इनको पकड़ा, इनको फेम दिलवाया, तो देखो लॉस प्रॉफिट दोनों साइड ही हैं। अगर नाम बनता है तो उसका लॉस भी तो उठाना पड़ता है। मेरा अगला सवाल, आप एक राइटर भी हैं। मैंने जब एक बार पहली बार रिसर्च की थी तो मुझे अभी तक नया जो राइटर है बेंटी बैंस के नाम, शायद काफ़ी जो पॉपुलर है, उसके पहले शायद 2-3 और राइटर थी। तो आप राइटर भी हैं, जब आप लिखते हैं तो क्या सोच के लिखते हैं? क्योंकि मैंने भी आपसे कुछ लाइनें लिखवाई थी तो मुझे उसमें बड़ी एक अच्छी लाइन लगी जो माता चिंतपूर्णी की है, जिसको मैं मानता भी हूँ। तो क्या सोच के आप ये चीज़ लिखते हैं? पहला सवाल मेरा। मैंने ना बहुत बड़े बड़े राइटरों को पढ़ा है। शिव कुमार बटालवी जी, मैं बहुत, अगर आप टिपिकल पंजाबी में जाते हैं तो शिव कुमार बटालवी जी से ऊपर कोई राइटर नहीं है। शिव कुमार बटालवी जी सबसे बड़ा राइटर समझते थे गुरु गोविंद सिंह जी को, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनकी जो अपनी शख्सियत, रब्बी शख्सियत के आगे उनका जो कविपना होना है वो छिप जाता है, क्योंकि उनकी शख्सियत एक योद्धा के रूप में रही है हमेशा। लेकिन ये उनको बहुत अच्छा, क्योंकि वो बहुत अच्छे, उन्होंने जो भी लिखा है कमाल का लिखा है, तो ये उनसे इंस्पायर थे। उसके बाद चमकीले की राइटिंग आपको पता ही है, इसने बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं कि बूस्ट किया, लेकिन कहते हैं गंदे गाने, लेकिन गाने वही गाए हैं जो हम बारात के
चले जाते हैं बारात में तो पीछे से औरतें गाती हैं। इसने वो चीज़ें जो देखा इसने वो गाया। जो कल्चर था उसको रिप्रेजेंट किया। गुनेगार लिखने वाला कभी नहीं होता, गुनेगार सुनने वाला होता है। सबसे ज़्यादा खाड़े लगाने का रिकॉर्ड है बंदे का। अगर गंदा गाना गाता होता तो लोग उसको सुनते नहीं। अब मॉडर्न शायरी आ गई सिद्धू मूसेवाले की। मॉडर्न शायरी में सिद्धू मूसेवाले से ऊपर आज तक ना कोई लिख पाया। गानों में इंग्लिश वर्ड डालना, एक्चुअली ये सुनते हैं टुपाक को। टुपाक जिसने सारी ज़िंदगी अपनी कम्युनिटी की सेवा में लगा दी। उसके फादर मदर जेल में ही मर गए थे। जो काली कम्युनिटी जिनको हम ब्लैक बोलते हैं, रेसिज्म बहुत है ना फ़ोन में, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी टुपाक ने इसमें लगा दी। इसी पे लिखता था वो, इसलिए मर्डर भी हुआ उसका। तो लिखने की थोड़ ये होती है कि आप किस चीज़ से इंस्पायर हैं। अब आपकी स्टोरी मैं आपको 15 साल से जानता हूँ, मुझे आपके साथ क्या क्या हालात हुए, मैं आपकी बायोग्राफी पे आपने सुना, एक एक चीज़ मैंने इतना ब्रीफली गाया कि आपको अपनी सारी ज़िंदगी याद आ गई कि मैं मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो लिखने के वक्त थोड़ यही होते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। जा कई बार हम प्यार मोहब्बत पे लिखते हैं, उसके लिए तो अलग। कई बार सोशल विषय पे मैंने 80 रुपये की मैगी पे गाना लिखा है कि 80 रुपये की मैगी लोगों को बहुत महंगी लगती है। अपने हिमाचली आर्टिस्ट के जो आर्टिस्टों को मौका नहीं देती, उसमें आप मेरी यूट्यूब पे जाएं, मैंने इतने सोशल गाने लिखे हुए हैं। फेमस नहीं होना वो माता चिंतपूर्णी के हाथ में, अपना कर्म करते रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। मेरा लास्ट सवाल कि माता चिंतपूर्णी के बारे में क्या कहेंगे अब, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे एक सबसे फेमस भी है और सबसे बड़ा शक्तिपीठ भी है। हिमाचल देवी देवताओं की धरती, और हम सबसे सौभाग्यशाली हैं कि हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ चिंतपूर्णी माता का नाम आता है। अपनी सभी बहनों में सबसे लाडली माता चिंतपूर्णी है। मेरे घर में तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर है इनका। हर साल हम इनका जन्मदिन मनाते हैं, जी सारी दुनिया को पता है। बाकी जिसकी गाना मनी लाडला का, मैं लाडला चिंतपूर्णी था, तो उसके सारे लाडले हैं। जो लाडले हैं उन्होंने कभी माता ने उनको नीचे नहीं गिरने दिया। लास्ट क्या माता चिंतपूर्णी का भी कोई गाना आप निकालेंगे? मैंने बहुत निकाले हैं। मेरी अर्जी एक गाना आया हुआ है, एक नचना में माँ दे दरबार, उसमें मैंने अपने गांव के ही बारे में माता चिंतपूर्णी अर्जी। नचना में माँ दे दरबार एक नाचने वाला गाना, लेकिन अर्जी गाना आप ज़रूर सुने। उसमें मैंने एक परिवार की व्यथा लिखी है जो गरीबी से माता के आगे अरदास लगाता है। उसमें ज़्यादातर मैंने खुद की ही स्टोरी लिखी है कि मैं कहाँ से आके स्टूडियो बनाया। वो आप उसमें वीडियो जो सबसे देखो, एक ना टैबू बन गया है एआई। आप एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, फिर मैं जवाब देता हूँ इसका। चलो, मैं एआई के बारे में, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है एआई के बारे में ही बता दीजिए क्या है। एक ना टैबू बन गया जी, कोई भी मैं गाना डालता हूँ बोलते एआई से बना है। ऐसा है, प्लेटफॉर्म खोला है, सबके फ़ोन में नेट है, जिसको आता है बना लो, ठीक है। एआई हेल्प देती है हमें बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो। आप एआई को जितना निचोड़ सकते निचोड़ लो। अंग्रेज़ों ने, अब फेसबुक इंस्टाग्राम जो चीज़ें आई ना, अंग्रेज़ों ने हमें लूटा था ना, अब हमारा वक्त है कि हम अंग्रेज़ों को लूटें। तो वो हम कैसे लूटेंगे? इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, या जितने सोशल चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी से हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। बहुत कुछ लिखता हूँ मैं कोई भी चीज़ पे 2 मिनट में गाना बना लेता हूँ। इस बार बस चुनाव प्रचार में जितने एआई से बने गाने मेरे बज रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती। पैसा आए ना आए, खुशी बहुत होती। हमने गाने बनाए हैं। तो एआई का सही प्रयोग करें। एआई को ये ना समझे कि जो एआई से काम करता है वो बेवकूफ़ है। चलो, लास्ट मेरी ऑडियंस को क्या संदेश देंगे आप? यही है कि अगर आपके आसपास कोई कलाकार कोई हिम्मत करता है, कोई कलाकार क्यों, मैं तो कहता हूँ कोई प्लम्बर, कोई मिस्त्री आपके आसपास है, उसको रोज़गार दें, उसका साथ दें। अपने लोकल, वोकल फॉर लोकल जो है कोड हमारा, उसको प्रमोट करें, सबका साथ दें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि खर्चे बहुत हो जाते हैं, खर्चे हमारे निकलते नहीं हैं। रोज़गार, एक जॉब करके उसके बाद इन चीज़ों को टाइम निकालना बड़ा कठिन है। तो मैं ये काम करता हूँ। मैंने खुले तौर पे बहुत लोगों को बोला है कि अगर किसी में ऐसा टैलेंट है आओ। मैंने एक बार इंटरव्यू का दौर शुरू किया था, लेकिन एक मंदिर की कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। क्योंकि लोग वो पंजाबी भाषा बोलते हैं, साढ़े उन्हें आई उंगलां बहुत देंगे लोग। चलो ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर आए। मैं कहता हूँ एक बार मैं फेमस हो जाऊँ तो मैं आपके स्टूडियो आके आपको इंटरव्यू दूँ।
चलो फिलहाल तो हमारा माता के पास ही स्टूडियो, बाकी क्या होगा ये तो माता ही जानती है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इनकी एक अच्छी बात है कि ये लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इनकी हेल्प लेना तो मैं आपको इनका नंबर दे दूँगा नीचे, तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। आने वाले समय में मेरी भी यही कामना है कि आप आगे बढ़ें। अगर मेरा भी कोई योगदान हुआ तो मैं ज़रूर आपको दूंगा उसके ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी दोबारा फिर लाइव होंगे, देखते रहिए शख्सियत कार्यक्रम।